इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ संपन्न। आखिरी दिन राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को किया सम्मानित। कहा, हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है, इसी पर चलकर विकास के मार्ग पर देश बढ़ रहा है आगे। उत्तराखंड के जोशीमठ की स्थिति की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में हुई राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक। प्रभावित क्षेत्र में सभी निवासियों को सुरक्षित निकासी और सुरक्षित तरीके से कमजोर घरों को गिराने की प्राथमिकता पर जोर। कोलकाता में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन हुई कई अहम मुद्दों पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, समान अवसरों और समावेशी विकास का हिमायती है भारत। वित्तीय साक्षरता के सत्र में 1800 स्कूली छात्रों ने लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4276 करोड़ रुपए की राशि के 3 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी। सेना के लिए आएगी हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की होगी खरीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले पर बहुप्रतीक्षित लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन। जय हिंद शीर्षक से नए अवतार वाले लाइट एंड साउंड शो में 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता की होगी प्रस्तुति। करीब 5 साल बाद फिर से शुरू हुआ है शो। पहले वनडे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 67 रन से हराया। 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए दिया था 374 रन का लक्ष्य। विराट कोहली ने लगाया शानदार 45वां शतक। सत्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक रूप से समापन इंदौर में हो गया। कोरोना महामारी के कारण 4 साल के बाद हुए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का समापन समारोह में अनेक प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीय न केवल हमारे विस्तारित परिवार हैं, बल्कि उनका भारत की तरक्की में अहम योगदान है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का इंदौर में समापन हो गया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। ये पुरस्कार शिक्षा, कला, संस्कृति, सामुदायिक कल्याण, मेडिसिन और राजनीति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासियों को दिए गए। साल 2021 और साल 2023 के लिए कुल 27 लोगों को महामहिम ने पुरस्कृत किए। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली को भी राजनीति के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने प्रवासियों से 21वीं सदी के बनते भारत के विकास में बढ़ चढ़कर साझेदारी करने का आह्वान किया। इंडिया इज presiding over the G20 this year with the theme One Earth, One Family, One Future. This theme, inspired by our ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, reflects India's commitment to just and equitable growth for all in the world. In the next 25 years, India is going to embark on an ambitious journey of collective hard work, sacrifice, and intensive development to transform into a self-reliant world leader by 2047, when we will be celebrating the centenary of our independence. Your collective power and potential will be a force multiplier in the nation's inclusive development. राष्ट्रपति ने सम्मेलन से इतर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से द्विपक्षीय मुलाकात की। इन मुलाकातों में दोनों ही देशों के साथ भारत के बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ाने, खासतौर पर चिकित्सा, क्षमता विकास, गैस व तेल के क्षेत्र में सहयोग प्रगाढ़ करने को लेकर चर्चा हुई। 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन के अवसर पर गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्रपति आमंत्रित अतिथि थे। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सभी अतिथियों का अभिनंदन किया
उन्होंने प्रवासी भारतीयों की सराहना की और कहा कि विदेशी जमीन पर कई क्षेत्रों में प्रवासियों ने अपने योगदान से सफलता की कहानी लिखी है। Global demand for Indian talent, skills, products, services and practices will only increase with time. So too will mobility and migration facilitated by the initiatives that the Modi government is taking with various partners. All this will only make the Pravasi Bharatiya Divas more meaningful and salient in the coming years. सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भारत के प्रयासों को बताया। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक पटल पर एक प्रभावी भूमिका निभाने वाले बदलते भारत की कहानी रखी। उन्होंने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर लर्न, अर्न और ड्यू रिटर्न का मंत्र रखा। 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जर्मनी और जापान से भी आगे निकलकर, मेरे भाई और बहनों। तो आज के इस दिवस पर आप सब लोगों से निवेदन है कि भारत की इंडियन ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बने। मेरा एक ही मंत्र है, एक ही संदेश है, LER, लर्न, earn, learn, earn and do return. Learn, earn and do return because your destiny is here with Mother India. दुनिया भर में तकरीबन 3 करोड़ प्रवासी भारतीय रहते हैं। भारतीयों की इस आबादी की सुविधा के लिए बीते 8 साल में भारत ने कई तरह की प्रक्रियाओं और कानूनों में बदलाव किए हैं, जिससे प्रवासियों को अपनी मिट्टी, अपने देश से जुड़े रहने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इंदौर से आदित्य और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलकाता में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन को बेहद जरूरी बताया। दूसरे दिन और क्या कुछ हुआ खास, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक के पूर्ण सत्र की कोलकाता में शुरुआत हुई। सत्र को संबोधित करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान विकास की आवश्यकता पर बल दिया। वसुधैव कुटुंबकम के भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम एक मानव केंद्रित वैश्वीकरण का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय में स्थायी, समग्र और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की मदद से बेहतर मुद्रा प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। To ensure economic equality through income security for those below poverty line. Those aspects, when complemented with measures to ensure health security and insurance cover for all, especially for those below poverty line, promoting resources mobilization, philanthropy, public provisions, and social services in solidarity for zero hunger and zero poverty. भारत की G20 अध्यक्षता में डिजिटल वित्तीय समावेशन को चर्चा के बड़े केंद्र में रखा गया है। बैठक के इतर डिजिटली वित्तीय साक्षरता पर एक घरेलू कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के 1800 छात्र आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने G20 के कार्यतंत्र और मुद्रा प्रबंधन के गुणों के बारे में जाना। I have learned from this program is managing my finances, everything about debit and credit, a lot about how to sustainably manage your money and how to increase the inflation rate that is increasing day by day. So a small, if you take everything into a summary, one of the most important thing that I have learned is if I learn to manage my own finances, I will be more independent tomorrow because I know how to manage my money, how to use it for a good cause. How to manage the financial income of our life and how there are how many type of bank and banking system they have explained in a good way, and how to use the money in a proper and how to save the money for our future and even for our use. This all thing I like.
G20 के प्रतिनिधिमंडल ने प्रेषण की लागत को कम करने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की। डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए G20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आकलन किया और MSME के लिए वित्त पोषण को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत की G20 अध्यक्षता एक ऐसे एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है जो उन देशों की चिंताओं को आवाज देता है जो सबसे अधिक जरूरतमंद हैं। इसका उद्देश्य विकासशील आकांक्षी देशों की चिंताओं को व्यक्त करने के साथ ही वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। कोलकाता से अजय मिश्र की रिपोर्ट, TD न्यूज। जोशीमठ भूधसाव के बाद प्रभावित घरों को खाली कराने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। अब तक कुल 723 घरों में दरारें आई हैं, जिनमें 86 मकान असुरक्षित क्षेत्र में हैं। प्रशासन की ओर से 131 परिवारों के 462 सदस्यों को विस्थापित किया गया है। प्रभावित परिवारों को 15 लाख रुपए से अधिक की धनराशि भी वितरित की गई है। जनपद आपदा प्रबंधन चमोली के मुताबिक मंगलवार तक 9 वार्डों में कुल 723 मकानों में दरारें आई। 4 वार्डों में कुल 86 भवन असुरक्षित हैं। मंगलवार को 37 परिवार और इससे पहले 94 परिवारों को विस्थापित किया गया। अब तक कुल 131 परिवारों के 462 सदस्यों को विस्थापित किया जा चुका है। जोशीमठ में 51 भवनों को राहत शिविर के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें 1425 लोगों के रहने की क्षमता है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी NCMC ने आज उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा की। कैबिनेट सचिव ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में सभी निवासियों की सुरक्षित निकासी और सुरक्षित तरीके से कमजोर घरों को गिराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भू तकनीकी, भू भौतिकीय और हाइड्रोलॉजिकल सभी अध्ययन और जांच को समन्वित और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियां आवश्यक सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने समिति को जोशीमठ की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घरों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को समायोजित करने के लिए जोशीमठ और पीपलकोटी में राहत आश्रयों की पहचान की गई है और राज्य सरकार उचित मुआवजा और राहत के उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ औली रोपवे के संचालन को बंद कर दिया गया है। जोशीमठ नगरपालिका क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन और उसके राहत एवं पुनर्वास के प्रयासों में मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने समिति को बताया कि सीमा प्रबंधन सचिव के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय दल स्थिति के आकलन के लिए जोशीमठ में है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो जय हिंद का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत वर्ष में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को गुलामी से मुक्त कराने में अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले अनगिनत शहीदों से हमारी युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में पूरे देश की जनता में आत्मविश्वास, ऊर्जा और विश्वास के साथ एक दिशा में चलने का संकल्प दिखाई दे रहा है और भारत की 130 करोड़ की जनता के सामूहिक पुरुषार्थ से देश को विश्व में सर्वप्रथम बनाने के संकल्प को हमें सिद्ध करना है। जब आजादी की शताब्दी मन रही होगी, हम में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे इस दुनिया में, परंतु देश होगा। देश कहां होगा, ये तय करने का, संकल्प करने का ये समय है और संकल्प के साथ साथ सिद्धि प्राप्त करने का भी समय है कि हर क्षेत्र में भारत को कहां पहुंचना है। वो जो लक्ष्य हमने तय किया है, ये 25 साल में भारत की 130 करोड़ की जनता के सामूहिक पुरुषार्थ से, सामूहिक संकल्प की शक्ति से इस देश को फिर से एक बार विश्व में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य हमें सिद्ध करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 4,276 करोड़ रुपए की राशि के 3 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 3 प्रस्तावों में 2 भारतीय सेना के लिए हैं, जबकि 1 भारतीय नौसेना के लिए है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी के बाद सेना को हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लॉन्चर और संबंधित सहायक उपकरण मिलेंगे, जिन्हें उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर में एकीकृत किया जाएगा। वहीं डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकास के तहत वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम IR होमिंग मिसाइल प्रणाली की खरीद को परिषद ने मंजूरी दी है। साथ ही डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए शिवालिक वर्ग के जहाज़ों और अगली पीढ़ी के मिसाइल वेसल्स NGMV के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद की भी मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत का सांस्कृतिक सभ्यतागत सार दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम को एक सूत्र में जोड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में काशी तमिल संगमम इसी भावना को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण पहल रही। उन्होंने कहा कि उत्तर और दक्षिण भारत को कभी अलग अलग धाराओं के रूप में देखा जाता था, लेकिन दोनों क्षेत्र आध्यात्मिक और धार्मिक सूत्र की एक ही निरंतरता का हिस्सा है। Ek Bharat, Shreshtha Bharat, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision that all we have diversity. So the diversity, for example, Kashi Tamil Sangamam, in our Prime Minister's place, in his constituency, this Kashi Tamil Sangamam happened. So first time such type of initiative taken by our Prime Minister. Entire month there was a full Kashi Tamil Sangamam. Every day our Tamil culture program was there, Tamil food festival was there, Tamil tradition dresses exhibition was there, and literature was there, and discussion was there. Like every 1 month there is a huge program was there. It is in coordinating the bond between the Kashi and Rameswaram, Kashi, Tenkasi, Kashi, Sivakasi, like one of the bond is there. That bond will strengthen further. It will strengthen in this Ek Bharat, Shreshtha Bharat. देश के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में क्या अन्य चीजें हैं खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे। फेस्टिवल का थीम है विकसित युवा, विकसित भारत। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया से ये जानकारी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन के लिए हुबली धारवाड़, जहां पर नेशनल यूथ फेस्टिवल को इस वर्ष 12 तारीख को करवाया जाएगा, उसका उद्घाटन करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। हमारा प्रयास है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल में जो देश भर का युवा यहां पर आया है उसको Y20 की जानकारी भी दें। युवा जब अपने राज्य वापस जाएं तो वाई टॉक्स, इसका आयोजन देश भर में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हो। भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर्नाटक सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश भर के 7,500 से ज्यादा युवा भाग लेंगे। वे युवा अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं। इस सम्मेलन में कई प्रकार के आयोजन और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाएंगे, जिसमें युवा शिरकत करेंगे और देश के विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। A variety of activities are organized to engage youth throughout this 5-day period. There are also adventure sports activities like scuba diving that are organized for the benefit of the participants. नेशनल यूथ फेस्टिवल ग्रीन यूथ फेस्टिवल होगा, जिसमें यंग आर्टिस्ट कैंप और यूथ एडवेंचर कैंप आकर्षण के केंद्र होंगे। 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योगाथन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक के 31 जिले के 5 लाख से ज्यादा लोगों को योग करने का अवसर मिलेगा। भारत युवाओं का देश है और इस देश की आत्मा युवाओं में बसती है। जो युवा यूथ फेस्टिवल के जरिए ऊंची उड़ान भरने में जुटे हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।
और दुनिया में छा रही मंदी की आशंका के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती के संकेत दे रही है। दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं इस बात को स्वीकार कर रही हैं। विश्व बैंक ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है। विश्व बैंक ने अपने लिए भारत के लिए 2022-2023 के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। छात्रों को विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से सरकार जल्द ही नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल बजट भाषण में इसका ऐलान किया था। जुलाई 2023 यानी अगले शैक्षणिक सत्र से देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगी, जिसमें देश भर के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान यूनिवर्सिटी के सहयोगी के रूप में काम करेंगे। देश के अच्छे विश्वविद्यालयों में सीटें सीमित होने की वजह से कई प्रतिभावान छात्र इनमें दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे छात्रों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देश में जल्द ही शुरुआत होने जा रही है डिजिटल यूनिवर्सिटी की। कोई भी छात्र डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से घर बैठे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल कर सकेगा और इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए सीटों की कोई सीमा भी नहीं होगी। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी में एमर्जिंग एरियाज में और जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। और ये यूनिवर्सिटी में जो कोई अपर कैप नहीं है नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर, उसलिए जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और हाई क्वालिटी डिजिटल कंटेंट अवेलेबल होगा ये यूनिवर्सिटी में। पहले जो हमारा स्वयं प्लेटफॉर्म में है, NPTEL प्लेटफॉर्म में है, वो उपलब्ध होगा। और इसके बाद जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को हम इसमें जोड़ेंगे, जैसा IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इनका डिजिटल कंटेंट भी हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। छात्र नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के जरिए पारंपरिक कोर्सेज के अलावा रोजगार परक और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी कर सकेंगे। ये पाठ्यक्रम अलग अलग भारतीय भाषाओं और ICT फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित होगा। देश के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर सकेंगे। जैसा IIT दिल्ली होगा, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, दे कैन ज्वाइन एज स्पोक्स। और इनका अलग अलग इनका ही डिग्री प्रोग्राम्स को ये ऑफर कर सकते हैं वाया नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। और इसमें दो टाइप्स का प्रोग्राम्स होता है। एक, आप एक डिग्री प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक कोर्स को लेके वो क्रेडिट्स आप जो मिलेगा आपको, इसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में रख सकते हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट करके जब रिक्वायर्ड क्रेडिट्स आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में होगा, उस समय आपको नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी डिग्री देगा। किसी भी अन्य अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की तरह नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भी छात्रों को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा मुहैया कराएगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से डिजिटल यूनिवर्सिटी के शुरू होने की संभावना है। शुरुआत में छात्रों के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध होंगे, बाद में डिग्री कोर्सेज की शुरुआत की जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो उच्च शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 67 रन से जीत लिया है। मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 373 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 8 विकेट खोकर 306 रन बना सकी। मैच 67 रन से हार गई। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की जीत में बल्लेबाज विराट कोहली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने शानदार 113 रन की पारी खेली। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।